और आगे बढ़ते हैं, स्पेशल रिपोर्ट शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में पड़ोसी देश सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान से शुरू की। पड़ोसी देशों से और करीबी बनाने के लिए नरेंद्र मोदी अब नेपाल जाने वाले हैं। मोदी अगस्त के पहले हफ्ते में नेपाल जाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नेपाल रवाना हो रही हैं। 2 महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी जब नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से मिले तो माहौल गर्मजोशी का था। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुस्कुराहट पुरानी दोस्ती में नया रंग भरने की ओर इशारा कर रही थी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच ऐसी ही मुलाकात फिर होने वाली। नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर नेपाल जाने वाले। मोदी 3 अगस्त को नेपाल जाएंगे और 4 अगस्त को उनकी वापसी हो जाएगी। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह के बाद हुई मुलाकात में नेपाल के पीएम ने नरेंद्र मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया था और मोदी ने उनके न्योते को स्वीकार भी कर लिया। और अब उसी आमंत्रण को पूरा करने के लिए मोदी अगस्त के पहले हफ्ते में हिमालय की गोद में बसे देश नेपाल जा रहे हैं। 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार द्विपक्षीय वार्ता के लिए नेपाल जा रहे हैं। 1997 में तब के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल नेपाल गए थे और 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नेपाल गए थे। ये अत्यंत अहम यात्रा है क्योंकि बहुत वर्ष के बाद भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नेपाल जा रहा है। हाँ, वो मनमोहन सिंह गए थे वहाँ सार्क समिट के लिए और अटल जी भी गए थे एक बार सार्क समिट के लिए, परंतु वो बायलैटरल नहीं रहा। तो इसलिए हमारे ख्याल से ये बहुत दिनों से ये यात्रा होनी चाहिए थी, बहुत दिन पहले। तो ये अच्छी बात है कि जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नेपाल के दौरे पर जा रही हैं। 23 साल बाद भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक, सामरिक और सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ज्वाइंट कमीशन मीटिंग होगी। विदेश मंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और विश्वास बहाली के लिए की जा रही है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 1988 और 1981 में ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई थी। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उनका जोर पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर रहा है। इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका और भूटान से लेकर नेपाल तक के राष्ट्र प्रमुखों को बुलाया गया। उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान में रखी। मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में गए तो चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग से मिले और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा ध्यान साउथ ईस्ट एशिया के उन देशों पर है जिनके साथ भारत के रिश्ते सदियों पुराने, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन देशों के साथ रिश्तों में ताजगी बरकरार नहीं रह पाई है और इन देशों में सबसे अहम है नेपाल। नेपाल हर तरह से भारत के लिए बेहद अहम देश है। दोनों देशों के सदियों पुराने रिश्तों की वजह से सीमाएं खुली होती हैं। हर साल भारत में लाखों नेपाली आते हैं और कई नेपाली भारत में ही नौकरी पेशा के लिए बसे हुए हैं और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सदियों पुराने रिश्तों को एक नया नाम देने के लिए नेपाल जा रहे हैं। नई सरकार पड़ोसियों से अच्छे संबंधों के फायदे को अच्छी तरह जानती है और शायद इसलिए सरकार का सबसे ज्यादा जोर पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध अच्छे बनाना है और आपसी सहयोग बढ़ाने पर है। भारत के लिए नेपाल की खास अहमियत रही है। नेपाल के लिए भारत का रुख बड़े भाई जैसा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल में चीन का दखल बढ़ रहा है। चीन के साथ भारत के संबंधों में नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में, यानी 2 बड़ी शक्तियों के बीच स्थित देश का काम करता है और इस वजह से भारत की आंतरिक सुरक्षा में भी नेपाल की अहम भूमिका है। भारत के लिए हिमालयन देश नेपाल बेहद अहम रहा है। नेपाल और भारत के बीच वर्षों पुराने सांस्कृतिक संबंध तो है ही, साथ ही नेपाल की तरफ की सीमा भारत से लगी होने की वजह से सामरिक तौर पर भी ये देश काफी अहम है। 1990 के बाद से ही नेपाल में कई सामाजिक राजनीतिक बदलाव होने शुरू हो गए थे। नेपाल की परिस्थितियों में सबसे बड़ा बदलाव 2006 में हुआ, जब राजशाही की जगह लोकतंत्र ने पांव पसारे और बहुदलीय प्रजातंत्र स्थापित हुआ। लेकिन नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ने पहले से मुश्किलों में घिरे इस देश को और मुश्किलों में डाल दिया। लोकतांत्रिक स्थिरता पाने के लिए नेपाल के प्रयोग जारी हैं। माओवादी विद्रोहियों के मुख्य धारा में आने के बाद नेपाल में भारत विरोध बढ़ता चला गया। भारत को वहां की घरेलू सियासत में अब एक समस्या के तौर पर देखा जाता है। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ने वहां भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी और चीन के विस्तार के लिए अच्छा माहौल बनाया।
संकट से गुजर रहे नेपाल ने भारत को पर्दे के पीछे से डोर खींचने और कसने का आरोपी ठहराया जाता रहा है। चीन का जिस तरह का एक तरह का इंक्रोचमेंट है नेपाल के अंदर, नेपाल की राजनीति में और बाकी चीज़ों में, उनकी आर्थिक कंडीशंस में, उसको कुछ हद तक हम ही ने उस चीज़ को तकवीत दी है। और वो इसलिए क्योंकि देखिए, राजनीति में या कूटनीति में वैक्यूम नहीं हो सकता, एक खला नहीं हो सकती। और अगर हमने कोई स्पेस नेपाल में सीड की, जो हमने की, जबकि हमको एक रोल प्ले करना चाहिए था जब नेपाल के अंदर एक राजनीतिक उठक पटक चल रही थी, और हमने वो रोल नहीं प्ले किया। भारत का हमेशा करीबी रहा नेपाल धीरे धीरे चीन की तरफ आकर्षित हो रहा है। नेपाल में भारत 525 परियोजनाओं में शामिल है, जबकि चीन 478 परियोजनाओं में शामिल। नेपाल में चीन का भारी निवेश है और साल दर साल इस निवेश में इजाफा हो रहा है। साल 2010-11 में नेपाल में भारत का निवेश 4.37 अरब रुपए का था, जबकि चीन का निवेश था 74.19 करोड़ रुपए का। 2011-12 में भारत का निवेश घटकर 1.30 अरब रुपए आ गया और चीन भी 61.61 करोड़ रुपए पर आ गया। लेकिन 2012-13 में नेपाल में निवेश में बड़ा बदलाव हुआ। भारत का निवेश 45.5 करोड़ पर आ गया, जबकि पिछले साल के निवेश में कमी करने के बाद भी चीन का निवेश 61.30 करोड़ रुपए का बना रहा। आमतौर पर चीन ने नेपाल में रेस्तरां, होटल में निवेश किया है, लेकिन चीन नेपाल में हाइड्रो पावर क्षेत्र में घुसने की कोशिश में जुटा है। चीन पश्चिम सेती में 86 अरब 40 लाख रुपए की लागत से 750 मेगावाट की विद्युत परियोजना में निवेश कर रहा है। इसके अलावा अपर तामाकोशी में 650 मेगावाट की हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण का ठेका चीन की एक कंपनी को मिला है। चीन जो है वहाँ पर कुछ बिजली उत्पादन के क्षेत्र में 1-2 प्रोजेक्ट योजनाओं पर काम कर रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम भी अपना काम शुरू करें जल्दी। जो पहले का जो काम था उसमें माओवादियों ने, पश्चिमी नेपाल में जो योजना थी, माओवादियों ने उसे रुकवा दिया। वहाँ पर जाकर के कर्मचारियों को काम नहीं करने दिया, दंगा फसाद किया, ये रुकवा दिया। यही नहीं, चीन ने नेपाल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी शुरू कर दिया है और चीन में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ रही है। चीन नेपाल में लगातार सक्रिय हो रहा है। उसकी रणनीति आगे के 30-40 साल को देखते हुए बन रही है। पिछले कुछ समय से नेपाल का नेतृत्व भारत से असुरक्षा की भावना पाले हुए है। असुरक्षा की इसी भावना का फायदा बीजिंग उठा रहा है। ऐसे समय में नेपाल की तमाम सियासी पार्टियों की उम्मीद भारत से है और खास तौर से नरेंद्र मोदी की विकास की छवि से। नेपाल की कुछ पार्टियां ये आस जरूर लगाती हैं कि भारत की तरक्की से नेपाल को भी फायदा होगा। वीरेश पांडे, इंडिया टीवी। नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा से पहले ही नेपाल ने भारत से कई डिमांड कर दी हैं। नेपाल चाहता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत नेपाल में रेल नेटवर्क में इजाफा करे। नेपाल की नजर हाल में पेश हुए भारत के रेल बजट पर है, जिसमें तीर्थ यात्रा रेल रूट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। नेपाल को नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार है। नेपाल के पीएम ने आमंत्रण तो 2 महीने पहले ही दे दिया था और अब अगस्त के पहले हफ्ते मोदी नेपाल जा रहे हैं। मोदी की इस यात्रा से पूरे नेपाल को बहुत सारी उम्मीदें हैं। नेपाल भारत को कुछ देना चाहता है तो उसकी कुछ हसरतें भी हैं। नेपाल ने भारत से उम्मीदों की लिस्ट तैयार की है। नेपाल चाहता है कि भारत वहां रेल नेटवर्क बिछाए। नेपाल उम्मीद कर रहा है कि भारत सरकार काठमांडू में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर को भी अपने धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़े। इससे नेपाल के पर्यटन उद्योग को भी भारी फायदा होगा। दरअसल रेल बजट में मोदी सरकार ने धार्मिक स्थलों को रेलवे से जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। नेपाल की नजर भी भारत के इस रेल रूट पर है। रेल मंत्रालय की योजना केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ मंदिर को जोड़ने वाले रेल रूट बनाने की है। इसे नाथ रूट सर्किट कहा जाएगा। नेपाल चाहता है कि इसी नाथ सर्किट में पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ को भी जोड़ दिया जाए। नेपाल ये भी चाहता है कि मां मनोकामना मंदिर को भी इसी नाथ लिंक से जोड़ दिया जाए। इससे न सिर्फ भारत का पर्यटन उद्योग तरक्की करेगा, बल्कि नेपाल को भी पर्यटन से ज्यादा राजस्व हासिल होगा।
नेपाल न सिर्फ काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर को रेल लाइन से जोड़ने की हसरत रखता है, बल्कि ये भी चाहता है कि वाराणसी, सारनाथ, बोधगया के बुद्ध सर्किट को नेपाल के लुम्बिनी से भी जोड़ा जाए। नेपाल ने जनकपुरी जयनगर रेल नेटवर्क को भी अपग्रेड करने की मांग की है। नेपाल और बिहार को जोड़ने वाला ये रेल लिंक पुराना पड़ चुका है, इसकी हालत खराब है। भारत ने इस लिंक को ठीक करने का भरोसा दिया है।